हेलो वेलकम बैक टू achieve.com। लोअर पीसीएस मेंस का जो एग्जाम होने वाला है 21 अक्टूबर को, उसकी इवेंट सीरीज का ये 5वां पार्ट है। इस वीडियो में हम डीपीएसपी के बारे में कवर करेंगे, जो पॉलिटिकल एक सेक्शन है। उसके अलावा स्ट्रेटेजी के कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे जो एग्जाम के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी अभी इंडिया के एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट का एक रिपोर्ट आई है। उसमें बताया गया है कि 2019-20 के कंपैरिजन में 2020-21 में कितना एक्सपोर्ट बढ़ा है एग्रीकल्चर का, 17.37%। कितना? 17.37% इस बार इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ा है। उसके अलावा इंडिया का टॉप एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट किसका रहा है, तो उसमें है मरीन प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा। सेकंड पे है राइस जो बासमती के अलावा है। इसके बाद था राइस जो बासमती है, यहाँ पे था राइस। उसके बाद है 4th नंबर पे स्पाइसेस। नेक्स्ट चलते हैं। और काला नमक राइस, ये एक तरीके का राइस की वैरायटी है। इसको कहाँ उगाया जाता है? उत्तर प्रदेश में और नेपाल में। इस बार एक काला नमक राइस फेस्टिवल हुआ था, तो आपको पता होगा वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? सिद्धार्थ नगर में। कहाँ पर? सिद्धार्थ नगर में आयोजित किया गया था वो। उसके अलावा ये उत्तर प्रदेश में किस जगह पर उगाया जाता है? सिद्धार्थ नगर में, संत कबीर नगर में, बस्ती में, महाराजगंज, गोंडा, गोरखपुर और कुशीनगर में। अब इंडिया की जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं उनके बारे में बात करते हैं। उनके वेटेज के बारे में देखते हैं कि सबसे ज़्यादा वेटेज इंडस्ट्रीज़ का किसको है। सबसे ज़्यादा है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड पे है स्टील, फोर्थ पे है कोल, फिफ्थ पे है क्रूड ऑयल, सिक्स पे है नेचुरल गैस, सेवन्थ पे है सीमेंट और 8th पे कौन सी है? फर्टिलाइजर्स। और कोर इंडस्ट्रीज़ के लिए जो हमने बेस ईयर लिया है वो है 2011-12। और जो इंडेक्स निकाला जाता है वो कौन सी एजेंसी निकालती है? DPIIT। कौन सी? DPIIT। नेक्स्ट, इंटरनेशनल माइग्रेशन रिपोर्ट आई है 2020 की। इसको कौन रिलीज करता है? पॉपुलेशन डिवीजन ऑफ UN डिपार्टमेंट, मतलब यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। कौन सी एजेंसी निकालती है? पॉपुलेशन डिवीजन ऑफ UN डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। तो इसमें बताया गया है कि इंटरनेशनल माइग्रेंट्स कितनी जो है वर्ल्ड में कितना रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब वर्ल्ड में इंटरनेशनल माइग्रेंट्स कितने हैं? 3.6%। कितने हैं? 3.6%। उसके बाद वर्ल्ड के टॉप 20 कंट्रीज़ में कितने माइग्रेंट्स रहते हैं? 2/3, मतलब 2/3 माइग्रेंट्स कहाँ से आते हैं? टॉप की 20 कंट्रीज़ में। उसके बाद बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा माइग्रेंट्स कहाँ जाते हैं, मतलब माइग्रेंट्स सबसे ज़्यादा कहाँ जाते हैं? USA में, उसके बाद जर्मनी में, उसके बाद सऊदी अरेबिया में, फिर यूनाइटेड किंगडम में। और USA में कितना कवर करता है वर्ल्ड का? 18%। कितना? 18%, जिसकी वैल्यू है 51 मिलियन, मतलब 51 मिलियन लोग माइग्रेंट्स USA में जाते हैं। और सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट डायस्पोरा कहाँ का है? इंडिया का, 18 मिलियन। उसके बाद मैक्सिको, थर्ड पे है रसिया और फोर्थ पे है चाइना। अब बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा इंडियंस कहाँ रहते हैं, तो वो रहते हैं UAE में, उसके बाद USA में, फिर सऊदी अरेबिया में। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा टूरिस्ट कहाँ जाते हैं ट्रैवल करने के लिए, टूरिस्ट कहाँ जाते हैं घूमने के लिए, तो वो है फ्रांस, उसके बाद स्पेन, थर्ड पे USA और फोर्थ पर है चाइना। एक इंडेक्स रिलीज़ किया जाता है वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज़्म रैंकिंग, वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज़्म रैंकिंग। इसमें इंडिया की रैंक कितनी है? 34। कितनी है? 34। अब बात करते हैं रामसर साइट्स के बारे में। आपको पता होगा रामसर एक सिटी है, कहाँ पर? ईरान में। कहाँ पर है? ईरान में। एक कन्वेंशन साइन की गई थी ईरान में, कब? 1971 में। और उसको फोर्स में कब लाया गया था? 1975 में। और इंडिया ने इसको कब ज्वाइन किया था? 1 फरवरी 1982 को। और वर्ल्ड की जो पहली रामसर साइट बनी थी वो कौन सी थी? कोबर्ग पेनिनसुला, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। और ये कब बनाया गया था? 1974 में। मैक्सिमम साइट्स कहाँ पर हैं? वो है यूनाइटेड किंगडम में। और कितनी साइट्स हैं? 175 साइट्स हैं। कितनी? 175। उसके बाद मैक्सिमम एरिया रामसर साइट्स का, अगर कोई कंट्री मैक्सिमम एरिया कितना कवर करता है, तो उसमें आएगा टॉप पर बोलीविया। कौन सा? बोलीविया। इंडिया में लार्जेस्ट वेटलैंड कौन सा है रामसर साइट्स का? तो वो है सुंदरवन वेटलैंड, जो कि वेस्ट बंगाल में है। और स्मॉलेस्ट वेटलैंड कौन सा है इंडिया में? रेणुका वेटलैंड, जो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। 2021 में इंडिया में कितनी रामसर साइट ऐड की गई हैं? तो वो है थोल लेक, जो कि गुजरात में है। उसके बाद है वदावन वेटलैंड, जो गुजरात में है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क, जो हरियाणा में है। और भिंडवस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि हरियाणा में है। तो इस तरीके से इंडिया में अभी कितनी रामसर साइट्स हो गई हैं? 46। कितनी? 46। अब बात करते हैं यूपी में कौन कौन सी रामसर साइट्स हैं। तो एक है नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, उन्नाव में है।
पर्वती आगरा बर्ड सेंचुरी जो गोंडा में है, समान बर्ड सेंचुरी जो मैनपुरी में है, समसपुर बर्ड सेंचुरी जो कि रायबरेली में है, सरसई नवर झील जो कि हरदोई में है, सुर सरोवर आगरा में है, अपर गंगा रिवर। और अपर गंगा रिवर का हमको पता होगा, ये उत्तर प्रदेश की पहली थी, उत्तर प्रदेश की पहली रामसर साइट थी अपर गंगा रिवर। उसके बाद है संदी बर्ड सेंचुरी, कौन सी? संदी बर्ड सेंचुरी। नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं मैनग्रोव्स के बारे में कि इंडिया में सबसे मैनग्रोव्स कहाँ पाए जाते हैं। तो वो है वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा, उसके बाद गुजरात में, फिर है अंडमान निकोबार में, फिर है आंध्र प्रदेश में। और मैंग्रोव्स की ग्रोथ में सबसे हाईएस्ट कहाँ देखा गया? गुजरात में, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर है उड़ीसा। गुजरात, महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा। अब बात करते हैं कुछ साइक्लोन्स के बारे में कि वर्ल्ड में कौन कौन से साइक्लोन्स आते हैं और उनको किस नाम से जाना जाता है। जैसे नॉर्थ अटलांटिक में कौन सा साइक्लोन आता है, कौन सा तूफान आता है, उसको बोलते हैं हरिकेन। ईस्टर्न एंड सेंट्रल नॉर्थ पैसिफिक में कौन सा तूफान आता है? हरिकेन। वेस्टर्न नदर्न पैसिफिक में कौन सा साइक्लोन आता है, उसको किस नाम से जाना जाता है? टाइफून के नाम से। और टाइफून के नाम से चाइना में भी जाना जाता है। हरिकेन्स और टॉर्नेडो कहाँ आते हैं? यूएसए में। विली एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, ये कहाँ आता है? ऑस्ट्रेलिया में। और उसके बाद अरेबियन सी में और नॉर्थ इंडियन ओशियन में कौन से आते हैं? साइक्लोन्स। साउथ इंडियन ओशियन में क्या आता है? ट्रॉपिकल साइक्लोन। और आपको एक इंपॉर्टेंट ये नहीं पता होगा जहाँ तक है, बगियोस, काफ़ी कम पूछा गया है और हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में किसी में ये पूछा जाए। बगियोस ये कहाँ आता है? फिलीपींस में। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। ये कब स्टार्ट किया गया था? 1973 में, और इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी तब ये प्रोजेक्ट लाया गया था। अब इंडिया का इस बार 51वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? श्रीविल्लिपुत्तूर मेघमलाई जो तमिलनाडु का एक टाइगर रिजर्व है। और 52वां कौन सा बना है? रामगढ़ टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान में है। अब उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व के बारे में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में एक है दुधवा, दूसरा है पीलीभीत। दुधवा और पीलीभीत। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है इंडिया में? अगर ये पूछा जाए कि लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो वो होगा नागार्जुन सागर श्रीशैलम। नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। और सबसे स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा इंडिया में? नामेरी टाइगर रिजर्व जो कहाँ पर है? असम में। सबसे सारे टाइगर्स कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में और उसके बाद उत्तराखंड में। सबसे मैक्सिमम कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, फिर कर्नाटक और फिर है उत्तराखंड। और हाईएस्ट वर्ल्ड में टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? इंडिया में, उसके बाद रशिया, उसके बाद इंडोनेशिया। रशिया, उसके बाद इंडोनेशिया। हाईएस्ट कहाँ पर है? इंडिया में। अब बात करते हैं, एक रिपोर्ट लॉन्च की गई थी, इनइक्वालिटी वायरस ग्लोबल रिपोर्ट। इनइक्वालिटी वायरस ग्लोबल रिपोर्ट, अभी एक एग्जाम हुआ था उसमें ये रिपोर्ट पूछी गई है। तो ये रिपोर्ट किसने लॉन्च करी है? ऑक्सफैम ने। किसने? ऑक्सफैम ने। तो अब इसमें ये पूछा जा सकता है कि रैंकिंग में कौन मतलब टॉप पे रहा और इंडिया की रैंक इसमें क्या थी? तो इसमें यूएसए की जो रैंक है वो फर्स्ट थी, सेकंड पे चाइना था और थर्ड पे था जर्मनी। और इंडिया की रैंक कितनी थी? इसमें 6th रैंक थी। तो हमको याद रखना है इंडिया की रैंक कितनी थी? 6th रैंक। एक क्वेश्चन आया था, सोलर एनर्जी किससे मतलब कौन सी प्रोसेस के थ्रू की जाती है? तो वो प्रोसेस है न्यूक्लियर फ्यूज़न। कौन से ही? न्यूक्लियर फ्यूज़न। इसमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन के जो न्यूक्लियाई हैं, 2 न्यूक्लियाई, उनको कंबाइन कर दिया जाता है। उसके बाद हीलियम का एक न्यूक्लियस बना दिया जाता है। किसका? हीलियम का। उसके बाद एक क्वेश्चन था वहाँ उस एग्ज़ाम में, यूपी SSC के एग्ज़ाम में, यूपी ट्राइब्स के बारे में। तो उसमें बात कर देते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी ट्राइब्स पाई जाती हैं। जैसे कि खरवाड़ ट्राइब कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र में, चंदोसी में, बलिया में, देवरिया में, गाजीपुर में, उसके बाद वाराणसी में। सहरिया ट्राइब कहाँ पाई जाती है? ललितपुर में। अगरिया, पठारी और बैगा ये ट्राइब्स कहाँ पाई जाती हैं? सोनभद्र में। पंखा और पनिका ये कहाँ पाई जाती हैं? सोनभद्र और मिर्ज़ापुर। भुइया और भुनिया ये ट्राइब सोनभद्र में। चेरो ट्राइब ये पाई जाती है चंदौली में और वाराणसी में। परहिया ट्राइब ये कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र में। गोंड ट्राइब, धुरिया ट्राइब, नायक ट्राइब, पठारी ट्राइब, राजगौंड ट्राइब ये उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा जिलों में पाई जाती हैं। कौन कौन से हैं? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, वाराणसी, बस्ती, गोरखपुर, मऊ, आजमगढ़, सोनभद्र, बलिया, मिर्ज़ापुर, फिर है जौनपुर। और थारू ट्राइब कहाँ पाई जाती है? गोरखपुर में, कुशीनगर में, महाराजगंज में। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन सी हैं इसमें? खरवाड़ ट्राइब, सहरिया ट्राइब, अगरिया ट्राइब, भुइया ट्राइब, चैरो ट्राइब, परहिया ट्राइब, गोंड ट्राइब और थारू ट्राइब। ये एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछी जाती हैं। अब एक क्वेश्चन था यूपी SSC के एग्जाम में कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी हड़प्पन की साइट है? हड़प्पा जो सभ्यता थी उसकी कौन कौन सी साइट उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं? जिसमें एक है आलमगीर जो कि मेरठ में है, दूसरी है हुलास
जो सहारनपुर में है, और तीसरा है देसलपुर। कौन कौन सी हमको याद रखनी है? आलमगीरपुर, हुलास और देसलपुर। हमको उन जिलों के भी नाम याद रखने हैं। आलमगीर है मेरठ में, हुलास है सहारनपुर में, उसके बाद है देसलपुर। अब बात करते हैं कि जो हड़प्पन साइट्स थी तो वो कौन कौन सी नदी के किनारे पर बसी हुई थी। तो सबसे पहली है बनावली। बनावली ये कौन सी नदी पर थी? रंगोई नदी पर। उसके बाद कालीबंगन ये कौन सी नदी पर थी? घग्गर पे, घग्गर नदी पर। मोहनजोदड़ो ये थी सिंधु नदी पर। चहुंदारो ये थी सिंधु नदी पर। और धौलावीरा कहाँ था? लूनी में। धौलावीरा कहाँ था? लूनी में। आपको पता है धौलावीरा को अभी गुजरात में है धौलावीरा, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। 2021-22 का जो बजट आया था उसमें 6 पिलर बताए गए थे। कितने पिलर? 6 पिलर। उसमें से कौन कौन से हैं? पहला है हेल्थ एंड वेलबींग, हेल्थ एंड वेलबींग। दूसरा है इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तीसरा है इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया। क्या है तीसरा? इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया। चौथा है फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। पाँचवा है मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। और लास्ट है हमारा री इन्विगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल, री इन्विगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल। अब बात करते हैं ज्योग्राफी के कुछ सेक्शन देख लेते हैं। इक्वेटर कौन कौन सी कंट्री से पास करता है? ब्राज़ील, कोलंबिया, DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। चौथा है इक्वेडर, फिर है गैबॉन, इंडोनेशिया, केन्या, किरीबाती, कॉन्गो, साओ टोमे, सोमालिया, युगांडा और मालदीव। तो कितनी कंट्री से पास करता है इक्वेटर? 13 कंट्रीज। हमको उनका नाम याद रखना है। ब्राज़ील, कोलंबिया, DRC, इक्वेटर, गैबॉन, इंडोनेशिया, केन्या, किरीबाती, कॉन्गो, साओ टोमे, सोमालिया, युगांडा और मालदीव। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कौन कौन सी कंट्रीज से पास करता है? चिले, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया और है फ्रेंच पोलिनेशिया, फ्रेंच पोलिनेशिया। अब इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से राज्य से पास करता है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन कौन से हैं? ट्रॉपिक कैंसर कहाँ से पास करता है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कुछ कमेटीज़ इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, जो कई बार एग्जाम में पूछी भी गई हैं, और अभी UPSSC का एग्ज़ाम हुआ था GIC, उसमें ये एक इनमें से कुछ 3 कमेटी पूछी गई थी। तो हो सकता है आगे भी एग्जाम में पूछी जाए। तुमको याद रखना है राजा चेलैया कमेटी, ये बनाई गई थी 1991 में, और उसका काम क्या था? जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसको एग्जामिन करना था। फिर एक कमेटी थी अभिजीत सेन कमेटी, इसका काम क्या था? इसकी जो फूड पॉलिसी था उसको लॉन्ग टर्म में फॉर्मुलेट करने के लिए कमेटी बनाई गई थी, अभिजीत सेन कमेटी। फिर एक कमेटी थी मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करने के लिए, उसके बारे में कुछ नए चेंजेस लाने के लिए, सुखामॉय चक्रवर्ती कमेटी, सुखामॉय चक्रवर्ती कमेटी। फिर कमेटी थी JJ ईरानी कमेटी, इसका काम क्या था? जो कंपनी लॉज हैं और जो कंपनीज एक्ट हैं उनके फॉर्मेशन करने के लिए। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट है पूंछी कमेटी, ये एग्जाम में कई बार पूछी गई है, और इसका काम क्या था? सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में। फिर थी एक दंतावाला कमेटी, इसका काम था पॉवर्टी एस्टिमेशन को रेगुलेट करने के लिए। फिर थी गोईपोरा कमेटी, ये एग्जाम में पूछी गई है, रिफॉर्म ऑफ बैंकिंग सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज में रिफॉर्म लाने के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी? गोईपोरिया कमेटी। फिर है NK सिंह कमेटी, इनका काम क्या था? जो FRBM एक्ट है उसको रिव्यू करने के लिए। फिर एक इलेक्ट्रल रिफॉर्म के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, गोस्वामी कमेटी। उत्तर प्रदेश में कुछ हिस्टोरिकल साइट्स हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। भगवान वराह टेम्पल, भगवान वराह टेम्पल यह है सूरों में। रूमी दरवाजा है लखनऊ में। गोला गोरखनाथ टेम्पल यह है लखीमपुर खीरी में। चक्रतीर्थ नैमिषारण्य, चक्रतीर्थ नैमिषारण्य यह है सीतापुर में। अन्न भवन है प्रयागराज में। कड़क शाह का मज़ार यह है कौशाम्बी में। भवानी इमली शहीद स्थल यह है फतेहपुर में। शहीद स्थल छावनी यह है बस्ती में। कनका भवन यह है अयोध्या में। स्टेच्यू ऑफ सप्तमातृका यह है कन्नौज में। दिगंबर जैन स्टेचू ये कहाँ है? इटावा में। शुक्ला तालाब है कानपुर में। बुद्धा स्तूप है कुशीनगर में। बाबा सोमनाथ का टेम्पल है देवरिया में। संत कबीर निर्वाण स्थल है संत कबीर नगर में। और वहाँ पे कौन सा मतलब जगह है? वहाँ पे मघार एक करके एक जगह है, वहाँ पे संत कबीर निर्वाण स्थल है। माथा कन्वर बुद्धा स्टेचू, मठ कन्वर बुद्धा स्टेचू कहाँ पर है? कुशीनगर में। दशावतार टेम्पल ये देवघर में है और ये ललितपुर में पड़ता है। हरिदेव जी टेम्पल ये है गोवर्धन में, जो कि मथुरा में है।
तो इसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? रूमी दरवाजा, गोला गोरखनाथ टेम्पल, दशावतार टेम्पल, मठ कुंवर बुद्धा स्टेचू और बाबा सोमनाथ टेम्पल। नेक्स्ट चलते हैं। एडवोकेट जनरल, ये कॉन्स्टिट्यूशनली एक बॉडी है, इसको कौन से आर्टिकल के तहत बनाया जाता है? आर्टिकल 165। आर्टिकल 165 के तहत कुछ रिवॉल्ट हैं जो एग्जाम में काफ़ी फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं अब तक। एक है अहोम रिवॉल्ट, ये हुआ था 1828 में, और इसको लीड किसने किया था? गोमधर कुंवर सिंह ने। किसने? गोमधर कुंवर सिंह ने। खासी ट्राइबल रिपोर्ट कब किया गया था? 1829 में, और ये अंग्रेज़ों के खिलाफ था। 1829 में अंग्रेज़ों के खिलाफ था, और इसको लीड किसने किया था? तीरथ सिंह ने। किसने? तीरथ सिंह ने। कोल रिवॉल्ट किया गया था 1831 में, और इसको लीड किसने किया था? बुद्धो भगत ने। किसने? बुद्धो भगत ने। फिर था चौथा संथाल रिवॉल्ट। संथाल रिवॉल्ट ये था 1855 में, और इसको लीड कई लोगों ने किया था, जैसे सिद्धू थे, कन्हू थे, चांद, भैरव। सिद्धू, कन्हू, चांद, भैरव। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा एक योजना चलाई गई थी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये चलाई गई थी 13 जनवरी 2016 को। 13 जनवरी 2016 को। फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करते हैं। फाइनेंस कमीशन के पहले चेयरमैन कौन थे? के.सी. नियोगी, जो कि 1951 में गठित किया गया था। सेकंड थे के. संतनाम, और तीसरे थे ए.के. चंदा। 12वें कौन थे? सी. रंगराजन। 13वें थे विजय केलकर। 14वें थे वाई.वी. रेड्डी, और 15वें जो अभी फाइनेंस कमीशन चल रहा है, अभी फाइनेंशियल जो है कमेटी, तो उसके चेयरमैन कौन है? एन.के. सिंह। कौन है? एन.के. सिंह। आपको पता होगा फाइनेंस कमीशन जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, और ये कौन से आर्टिकल के तहत बनाई जाती है? आर्टिकल 280। कौन से आर्टिकल में फाइनेंस कमीशन का जिक्र है? आर्टिकल 280। ठीक है, नेक्स्ट याद चलते हैं। अब यूपी के सेंसस के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है। परसेंटेज ऑफ यूपी। यूपी का टोटल जोग्राफिकल एरिया कितना है? 17.33%। कितना है? 17.33%। और यूपी का कौन सा रैंक है इंडिया में एरिया वाइज? पहले नंबर पे राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र, और चौथा है यूपी। तो यूपी का कौन सा रैंक है? चौथा। अब बात करते हैं डीपीएसपी के बारे में, जो हमारे पॉलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और इससे एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम अपने मेन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। डीपीएसपी, इसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी इंडिया ने कहाँ से अडॉप्ट किया था? आयरलैंड से। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में आता है? पार्ट 4 में। और कौन से आर्टिकल में है डीपीएसपी का जिक्र? आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक। आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक। तो हमारी 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहली लाइन से हो जाते हैं। पार्ट 4 में है आर्टिकल 36 से 51, और कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। अब बात करते हैं डीपीएसपी के बारे में। डीपीएसपी क्या है? ये हमारे नॉन जस्टिसेबल राइट हैं। नॉन जस्टिसेबल राइट हैं, और इनको कोर्ट के थ्रू एनफोर्स नहीं किया जा सकता है। इनको कोर्ट के थ्रू एनफोर्स नहीं किया जा सकता है। अब बात करते हैं आर्टिकल वाइज, सारे आर्टिकल्स को हम देखेंगे इस वीडियो में। आर्टिकल 36, इसमें क्या डिफाइन किया गया है? इसमें जो स्टेट है, स्टेट मतलब इंडिया के अंदर जो स्टेट की डेफिनेशन दी गई है, उसके बारे में बताया गया है। और आपको पता होगा फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन क्लियर की गई है। तो वही डेफिनेशन जो आर्टिकल 12 में है, वही आर्टिकल 36 में डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। आर्टिकल 37 में क्या बताया गया है? जो डीपीएसपी के प्रिंसिपल हैं, उनकी एप्लीकेशन बताया गया है कि ये नॉन जस्टिसेबल राइट है और नॉन एनफोर्सेबल है। आर्टिकल 38 में क्या बताया गया है कि स्टेट को एक सोशल ऑर्डर सिक्योर करना होगा, जो कि उसका मेन काम क्या होगा? पीपल का वेलफेयर का प्रमोशन करना, प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। जो इंडिया के पीपल हैं उनकी वेलफेयर के बारे में सोचना। और इस आर्टिकल को कॉन्स्टिट्यूशन का कीस्टोन बोला गया है, और इसको कीस्टोन ऑफ द पार्ट 4 भी बोलते हैं। तो वेलफेयर हम किस तरीके से कर सकते हैं इंडिया के पीपल का? जस्टिस के थ्रू, सोशल सर्विसेज के थ्रू, इकोनॉमिक के थ्रू, और पॉलिटिकल जस्टिस के थ्रू। तो वेलफेयर किस किस फॉर्म में हो सकता है? हेल्थ के रिगार्डिंग, वर्क के रिगार्डिंग, न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग, और पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसके थ्रू वेलफेयर किया जा सकता है इंडिया की सोसाइटी का। नेक्स्ट है, इसमें आर्टिकल 38(2) भी एक आर्टिकल है। इसको लाया गया था 44th अमेंडमेंट 1978 के थ्रू। 44th अमेंडमेंट 1978 के थ्रू इसमें क्या ऐड किया गया था? जो मिनिमम इसका काम था, जो इनक्वालिटीज़ हैं इनकम में, उनको कम करना। और इसके लिए एक लॉ लाया गया था बाद में, कन्फिस्केटरी टैक्स रेट, और ये मोरारजी देसाई के द्वारा लाया गया था। और इसमें काम क्या था? जो
रेड कस्टम को कुछ पावर दे दी गई थी कि वो रेड मार सकते थे, रेड मार सकते थे, उनकी प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट कर सकते थे। नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल 39, इसमें क्या था, कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स थे पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग, तो उनके बारे में जैसे कि कुछ थे इक्वल लाइवलीहुड, मतलब इक्वल लाइवलीहुड प्रोवाइड करना, ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, अगर मैन एंड वीमेन काम कर रहे हैं किसी जगह पर तो उनको इक्वल पे मिलेगा इक्वल वर्क के लिए। हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर, उनकी हेल्थ और स्ट्रेंथ ऑफ उनकी स्ट्रेंथ के बारे में याद रखना, और इसमें वीमेन भी इंक्लूड थे। उसके बाद चिल्ड्रन शुड बी डेवलप इन हेल्थी मैनर, और चिल्ड्रन का जो डेवलपमेंट है उनको एक अच्छे एनवायरनमेंट में दिया जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट है आर्टिकल 39A, इसको ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। इसमें क्या था, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना, मतलब इक्वल जस्टिस प्रोवाइड करना और उसके लिए उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना। इसमें ये था अगर किसी का वकील नहीं है तो उसको वकील प्रोवाइड करना। इसके थ्रू एक एजेंसी बनाई गई थी, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, नालसा बनाई गई थी, जिसके थ्रू कोई भी केस हो उसके लिए आपको फ्री वकील प्रोवाइड किया जाएगा अगर आपको कुछ सर्टेन कैटेगरी डिफाइन की गई है उसके थ्रू। नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल 40 में क्या था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज किया गया था, इसको यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। और पंचायत को बनाने के लिए एक अमेंडमेंट किया गया था 73rd अमेंडमेंट 1992, और 24 अप्रैल को ही बनाया गया था। तो इसी वजह से हम 24 अप्रैल को क्या बनाते हैं, पंचायती राज दिवस। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को। आर्टिकल 41 में क्या डिफाइन है, राइट टू वर्क। आपको ये देखना होगा यहाँ पे राइट वर्ड लिखा हुआ है। आपको ये पूछा जाता है अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया कि कौन से आर्टिकल में डीपीएसपी में राइट के बारे में डिफाइन किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए, तो वो कौन सा है, आर्टिकल 41। ठीक है, तो उसमें क्या है, राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। और इसमें आगे लिखा हुआ विद इन द लिमिट्स ऑफ इकोनॉमिक कैपेसिटी। इकोनॉमिक कैपेसिटी का मतलब क्या है, सरकार के पास जब पैसा होगा तभी वो आपके लिए इन सोशल सर्विसेज को प्रोवाइड करेगी। आर्टिकल 42 में क्या है, प्रोविज़न फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, मतलब आपको जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन प्रोवाइड करना और मैटरनिटी रिलीफ प्रोवाइड करना। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब पूरे दिन ही काम करा के रखना है, 10 से 12 घंटे, 13-14 घंटे, तो वो सब नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। और मैटरनिटी रिलीफ, और कोई वीमेन प्रेग्नेंट है तो उसको मैटरनिटी रिलीफ प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके लिए उसको सैलरी नहीं काटी जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल 43, इसमें डिफाइन किया गया है लिविंग वेजेस एसेक्ट्रा फॉर वर्कर्स, लिविंग वेजेस एसेक्ट्रा फॉर वर्कर्स। आर्टिकल 44 में डिफाइन किया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड। और इंडिया में पहला राज्य कौन सा है, यहाँ मतलब पहला एक ही राज्य जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड चलता है, तो वो है गोवा। कहाँ पर है, गोवा में। आर्टिकल 45 में क्या डिफाइन किया गया है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। और इसके लिए एक अमेंडमेंट लाया गया था 2002 में, 86 अमेंडमेंट था वो। तो उसमें क्या किया गया था, आर्टिकल 21A जोड़ा गया। आर्टिकल 21 क्या है, एक फंडामेंटल राइट है, और इसमें क्या ऐड किया गया था, राइट टू एजुकेशन। क्या ऐड किया गया था, राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 46, इसमें क्या बताया गया है, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का प्रमोशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC, ST एंड अदर वीकर सेक्शन, मतलब इसमें एक तरीके से रिजर्वेशन की सर्विसेज प्रोवाइड की गई थी। आर्टिकल 47 में क्या डिफाइन किया गया था, न्यूट्रिशन का लेवल को रेज करना, उसके साथ साथ लिविंग का जो स्टैंडर्ड है, स्टैंड ऑफ लिविंग है, उसको इम्प्रूव करना, और पब्लिक हेल्थ के बारे में इंप्रूवमेंट करना। तो आर्टिकल 47 में क्या है, ड्यूटी ऑफ द स्टेट का काम है लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को रेज करना, स्टैंड ऑफ लिविंग और इंप्रूवमेंट करना पब्लिक हेल्थ में। आर्टिकल 48 में क्या डिफाइन किया गया है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। उसके बाद आर्टिकल 48A एक अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था, 42nd अमेंडमेंट 1976, जिसको लाई थी इंदिरा गांधी जी। तो इसमें क्या बताया गया था, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, मतलब जो हमारी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्शन करना, अपने एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन करना। इसके लिए कई सारे एक्ट बाद में लाए गए थे। जब भी डीपीएसपी, एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रखिएगा, जब भी डीपीएसपी में कोई चेंज होता है, जब भी डीपीएसपी में कोई चेंज होता है तो उसका मतलब कोई नया लॉ आने वाला है। तो इसके चलते जब डीपीएसपी में ये ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट के थ्रू, उसके बाद कई सारे लॉ है, जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऐड किया गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। आर्टिकल 49 में क्या था, जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं उनका प्रोटेक्शन करना, और जो हमारे नेशनल इंपॉर्टेंस के जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनका भी प्रोटेक्शन करना। आर्टिकल 50 में क्या था, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। उसके बाद आर्टिकल 51 जो लास्ट आर्टिकल है, इसमें बताया गया था इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के प्रमोशन के लिए, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के प्रमोशन के लिए।
उसके बाद एक आर्टिकल लाया गया था, आर्टिकल 51A। इसमें क्या था, 42nd अमेंडमेंट किया गया था 1976 में, और ये किसके दौरान हुआ था, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के दौरान। उन्होंने कमेटी का गठन किया था, स्वर्ण सिंह कमेटी। हमको इंपॉर्टेंट याद रखना है, कौन सी कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी। और कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू किया गया था, आर्टिकल कौन सा अमेंडमेंट था, 42nd अमेंडमेंट 1976। किसके दौरान, इंदिरा गांधी के दौरान। किसके दौरान, इंदिरा गांधी के दौरान। और ओरिजिनली जब ये ऐड की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, तो किसमें कितनी थी, 10 थी। और 11वीं कब ऐड की गई थी, 86 अमेंडमेंट लाया गया था, 86 अमेंडमेंट 2002 में। कब, 2002 में। उसमें 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी। तो आपको जल्दी से एक रिव्यू कर लेते हैं कौन कौन सी इसमें मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट कर दिए हैं, जिनके पीछे एक लॉ है। अगर आप इनको वॉयलेट करते हो तो आपको उस लॉ के तहत सज़ा दी जा सकती है। तो आपको इनको मानना ही होगा। इनके पीछे एक लॉ डिफाइन है। अबाइड बाई कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू अबाइड रहना। चेरिश एंड फॉलो द नोबल, जो हमारे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स हैं उनका चेरिश करना, उनको फॉलो करना। प्रोटेक्ट सोवेरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, आपको इंडिया के सोवेरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी के खिलाफ नहीं जाना, नहीं तो आप पे केस चलाया जा सकता है। डिफेंड द कंट्री व्हेन कॉल्ड अपॉन टू सो, इन एनी केस अगर कंट्री आपको बुलाता है किसी ऐसी सर्टेन कंडीशन में, तो आपको कंट्री डिफेंड करने के लिए आना होगा। तो एक तरीके से वॉलंटरी होगा, इसमें किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। फिर है कॉमन ब्रदरहुड, प्रिजर्व रिच हेरिटेज, प्रोटेक्ट नेचुरल एनवायरनमेंट, फिर है डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस, सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस। फिर है टुवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर, टुवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर। तो ये हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटी कब ऐड की गई थी, 1976 के थ्रू, अमेंडमेंट के थ्रू। और कौन सी कमेटी बनाई गई थी, स्वर्ण सिंह कमेटी। अब एक टॉपिक हमारे पॉइंट बच जाता है, कौन सा, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स तो मैं उसको जल्दी से 2 मिनट में बता देता हूँ। ये हमारे कौन से पार्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में। कौन से पार्ट में है, पार्ट 3 में। और इसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक। आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक। इसमें एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 इसमें बताया गया कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। क्या बताया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। इसमें ही रिट्स का जिक्र किया गया है। किसका, रिट्स का जिक्र। जो हम रिट दायर करते हैं, रिट्स का जिक्र किया गया है। और रिट्स कितनी होती हैं, 5 रिट होती हैं। हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरी, और 5वीं कौन सी होती है, क्यू वारंटो। कौन कौन सी, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यू वारंट, सर्टियोरी, और 5वीं है क्यू वारंटो। तो ये हमारी 5 तरह की रेट होती हैं। और रेट को कौन से आर्टिकल थ्रू दायर किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 थ्रू, और हाई कोर्ट में कौन से आर्टिकल थ्रू किया जाता है, आर्टिकल 226 के थ्रू। और आपको हाई कोर्ट में रेट दायर करनी है तो आर्टिकल 226 के थ्रू, और सुप्रीम कोर्ट में 32 के थ्रू। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाइडर किसका है, रेट को दायर करने के लिए वाइडर मतलब पावर किसके पास है, तो वो है हाई कोर्ट के पास। आप सुप्रीम कोर्ट में तभी जा सकते हैं जब का फंडामेंटल राइट वॉयलेट हुआ हो। जब आपका फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है तभी आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अब सारे आर्टिकल सबको बता देता हूँ। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 में क्या है, स्टेट की डेफिनेशन डिफाइन की गई है, स्टेट के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 13 में इसमें ये बताया गया है अगर कोई भी चीज़, कोई भी ऑर्डर, कोई भी एक्शन, कोई भी लेजिस्लेशन अगर पार्ट 3 में जो मेंशन है उसको वॉयलेट करता है तो उसको नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा, उसको नल एंड वॉइड करार कर दिया जाएगा। तो ये किस में डिफाइन है, आर्टिकल 13 में। अब बात करते हैं, और आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, हमारे फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट होते हैं 12 और 13 से, लेकिन 12 और 13 में किसी भी तरीके का फंडामेंटल राइट्स नहीं दिया गया है, किसी भी तरीके का फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड नहीं किया गया है। अब बात करते हैं आर्टिकल 14 के बारे में। आर्टिकल 14 में क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। फिर है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में क्या है, आपको रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के थ्रू किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 में क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 में क्या है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो अस्पृश्यता होती है उसको अवॉइड करना, उसको अबॉलिश करना, अनटचेबिलिटी। फिर है आर्टिकल 18, इसमें टाइटल्स के बारे में बताया गया है। अब आता है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में क्या है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम है। इसमें 19(1)(a) में क्या डिफाइन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फिर है आर्टिकल 19(1)(ab), 19(1)(ab) इसमें क्या डिफाइन है,
फ्रीडम ऑफ असेंबली, आप मतलब असेंबली बना सकते हैं। फिर है आर्टिकल 19(1)(a)(c), इसमें है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। फिर है आर्टिकल 19(1)(a)(d), इसमें क्या है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, मतलब आप इंडिया में कहीं भी जाकर रह सकते हैं। उसके बाद 19(e) में क्या है फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस। आर्टिकल F जो था 19(1)(a)(f) जो था राइट टू प्रॉपर्टी, 19(1)(a)(f) जो था 19(1)(f) जो था राइट टू प्रॉपर्टी, उसको अब नलीफाई कर दिया गया है और उसको एक लीगल राइट बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है? एक लीगल राइट बना दिया गया है जो था राइट टू प्रॉपर्टी। और ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू किया गया था? 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 1978 में लाया गया था, उसके थ्रू इसको हटा दिया गया था फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी से। अब बचता है 91(g). 91(g) में क्या है? राइट टू प्रोफेशन, राइट टू प्रोफेशन। नेक्स्ट चलते हैं। आर्टिकल 20 में क्या है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, मतलब आपने अगर कोई क्राइम कर दिया उसके लिए आपको एक ही बार सजा दे सकती है, दोबारा सजा नहीं दी जा सकती। आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ। क्या है? राइट टू लाइफ। फिर आर्टिकल 22, इसमें बताया गया प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में है। फिर आर्टिकल 23, आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 में क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। और आर्टिकल 24 में बताया गया है चिल्ड्रन को फैक्ट्रीज, किसी भी हजारस फैक्ट्री में काम करने से रोकना। फिर 4 आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, आर्टिकल 28। आर्टिकल 25 में क्या? आपका कोई भी रिलीजन है, कोई भी धर्म है, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप उसको प्रोफेस कर सकते हैं, आप उसको प्रमोट कर सकते हैं। प्रोफेस, प्रोपोगेट और प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद है आर्टिकल 26, इसमें कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट है तो उसके मैनेजमेंट के बारे में है। आर्टिकल 27 में क्या है? आपका कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उस पर टैक्सेशन के बारे में है, उसमें टैक्सेशन नहीं लगाया जाएगा। आर्टिकल 28 में क्या है? आपको किसी भी रिलीजियस अटेंडेंस के बारे में बाध्य नहीं किया जाएगा। आपको कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट के बारे में अगर आपको ये बोला जाता है कोई भी प्रैक्टिस करनी ही करनी है तो आप कौन से आर्टिकल का वायलेट हो जाएगा? आर्टिकल 28 का वायलेट। फिर आता है आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। आर्टिकल 29 में क्या है और आर्टिकल 30 में क्या है? आर्टिकल 29 में कल्चरल राइट्स को प्रमोट करने के लिए कुछ इसमें राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं। और आर्टिकल 30 में क्या है? जो माइनॉरिटीज़ के राइट्स हैं, राइट टू माइनॉरिटीज़ टू, मतलब इनको अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाने के लिए राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं आर्टिकल 30 में। फिर आता है हमारा आर्टिकल 32। आर्टिकल 31 में राइट अब नहीं रहा है, अब आता है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 मैंने आपको बता दिया, इसमें क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के बारे में बताया गया है। आप इसके थ्रू 5 तरीके से रिट दायर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। फिर आता है आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 और आर्टिकल 35। आर्टिकल 33 में कुछ प्रोफेशन है जिनको ये राइट्स बताए गए हैं कि आप किसी भी तरीके की स्ट्राइक नहीं कर सकते। आर्टिकल 34 में क्या है? आपको ये बताया गया है अगर कंट्री में मार्शल लॉ लागू होता है तो आपको उसका आंसर, आपकी एक आंसरेबल अथॉरिटी होगी। और आर्टिकल 35 में हमारा लास्ट आर्टिकल है। इस तरीके से हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।